नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खालसा सर पे। दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है ना, रेगुलर हर रोज़ आपके लिए क्लास में शूट कर रहा हूँ। उसी सीरीज के अंदर एक और नई क्लास रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, यानी प्रीवियस ईयर पेपर उसके जीके का पोर्शन हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस पेपर की कोई बच्चा अगर PDF लेना चाहता हूँ तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट गवर्नमेंट जॉब, ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस ग्रुप के अंदर 25 क्वेश्चन हर रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर रोज़ डेली आपको 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो एचएससी ने पूछे हैं वो दिए जाएंगे, और अपना आप लेवल चेक कर सकते हैं भाई 25 में से आपके कितने जीके के क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, और उसका जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको आज का पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के राज्यपाल कौन है? 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के राज्यपाल कौन है? 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के राज्यपाल कौन है? कौन है हरियाणा के राज्यपाल? देखो, लैंग्वेज ही ऐसी दे रखी है क्वेश्चन की, ठीक है। जो इस PDF में सेंड करूँ उसमें से आप देख लेना। तो इसमें ऑप्शन देखो, श्री सत्यदेव नारायण आर्य, कप्तान सिंह सोलंकी, जगन्नाथ पाटिया, ओम प्रकाश वर्मा। तो यानी वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कौन रहेंगे? जो हरियाणा के राज्यपाल कौन रहेंगे? पहला ही ऑप्शन है श्री सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य क्या रहेंगे? हरियाणा के राज्यपाल रहेंगे। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 1 जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो कौन है? श्री सत्यदेव नारायण। अगर पहला आ जाए हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन सा, तो श्री धर्मवीर सिंह। श्री धर्मवीर सिंह ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जो मैं बता रहा हूँ ना आपको वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो पूछा नहीं गया होगा, और एक क्वेश्चन से हम 4-4, 5-5 आंसर निकालेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने पहले जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर दिए, उनके नाम भी लूँगा, और आपके लिए आज और 2 बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल का किसका था? सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती। सबसे अधिक लंबा कार्यकाल किसका था? BN चक्रवर्ती का। अगर आ जाए सबसे कम कार्यकाल किसका था? सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो OP वर्मा का, ओम प्रकाश वर्मा का, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री में आ जाए सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो ओम प्रकाश चौटाला का। और अगर राज्यपाल में आ जाए तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो OP वर्मा का रहेगा। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? BN चक्रवर्ती का। और श्री धर्मवीर सिंह क्या थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल। और वर्तमान में कौन है? श्री सत्यदेव नारायण आर्य। इनसे पहले कौन थे? नारायण आर्य से पहले तो कौन से? कप्तान सिंह सोलंकी। ये भी पूछा जा सकता है, कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1967 के अंदर हरियाणा में पहली बार क्या लगा था? 1967 के अंदर हरियाणा में पहली बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन। दूसरी बार कब लगा था? 1977 के अंदर। और तीसरी बार कब लगा था? 1991 के अंदर लगा। आपसे पूछ लिया जाए 1967 के अंदर कौन थे जो राज्यपाल? तो BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती। अगर 1977 में पूछ लिया तो 1977 में कौन होंगे? तो जयलाल सुखलाल आस्ती। यानी 1977 के अंदर कौन थे? जयलाल सुखाती। और 1991 में आ जाए तो कौन है? धनिक लाल मंडल, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था हमारा? 1 जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? तो श्री सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। साथ में बोलने की कोशिश करना, आपको याद भी हो जाएंगे। तो यानी किसके बाद में ये बने थे राज्यपाल? तो कप्तान सिंह सोलंकी के बाद में बने थे। अगर आ जाए हरियाणा के पहले
राज्यपाल कौन थे? तो श्री धर्मवीर सिंह। अगर आ जाए सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो BN चक्रवर्ती का, ठीक है। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो OP वर्मा का। अगर आ जाए राष्ट्रपति शासन हरियाणा में पहली बार कब लगा? 1967 के अंदर। उस समय राज्यपाल कौन थे? तो BN चक्रवर्ती। और 1977 के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय कौन थे? तो जय सुखलाल थे। अगर 1991 के अंदर आ जाए तो कौन थे? धनिकलाल मंडल थे, ठीक है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और आंसर भी बनाएंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मैंने एक क्लास के अंदर बच्चों से पूछा था, बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे लगभग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, एक दो बच्चे कुछ गलत आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो गलती करनी है वो अभी कर लो। एग्जाम हॉल के अंदर आपसे, एग्जाम पेपर के अंदर आपका गलती नहीं होनी चाहिए। तो यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अनंगपुर बांध, अनंगपुर बांध तो कहाँ रहेगा ये? किस जिले के अंदर है? फरीदाबाद में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कृष्णा डैम, कृष्णा डैम ये कहाँ रहेगा? ये कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के अंदर। आपसे पूछ लिया जाए अथनी कुंड बैराज, अथनी कुंड बैराज ये कहाँ रहेगा? अथनी कुंड बैराज तो यमुनानगर में, यमुनानगर में। आपसे पूछ लिया जाए कौशल्या बांध, कौशल्या बांध ये कहाँ रहेगा? ये रहेगा पंचकुला के अंदर। आपसे पूछ लिया जाए ओट्टू बांध या ओट्टू झील, ओट्टू बांध तो ये कहाँ रहेगा? सिरसा में। ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या था? अनंगपुर बांध कहाँ रहेगा? तो फरीदाबाद में। आपसे पूछ लिया जाए मसानी बांध, जो साहिबी नदी के ऊपर मसानी बांध तो ये कहाँ रहेगा? ये रहेगा रेवाड़ी के अंदर, मसानी बांध रेवाड़ी के अंदर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे भी गए और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जो देखो HSC है ना, जो क्वेश्चन पूछती है ना वो लगभग प्रीवियस ईयर ही रिपीट करती है। देखो अपनी बुक उठा के देखो, ट्यूटर ऑफ हरियाणा, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रदीप सर और मैंने साथ में मिलकर जो किए थे ना, लगभग वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वो जो बुक थे ना, हमारा लिखने का टारगेट ये था, पहले तो उसमें टॉपिक दिए थे हमने, टॉपिक वाइज आप उसमें पढ़ दो, फिर जिले के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। यानी अगर आपको किस टॉपिक से अगर कुछ रह जाता है तो वो जिले में कवर हो जाएगा, और जिले में और टॉपिक में रह जाता तो प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करते रहिए, ठीक है। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। अगला क्वेश्चन कौन सा? हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व तो खालिस्तान द्वारा किया जाता है। यानी जिले का नेतृत्व कौन करता है? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से मैं हर रोज 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछूंगा और आपको 4 ऑप्शन दूंगा और आप अपना लेवल चेक कर लेना भाई 25 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक हो रहे हैं। और अगर किसी बच्चे का एक क्वेश्चन गलत भी हो रहा ना तो वो छोड़ना मत, आप वो बुक उठा लेना, आप कोई भी बुक, और बुक में से देखना कहीं वो आपका गलत क्यों हुआ है, क्योंकि हमेशा ही गलत हुआ क्वेश्चन ना हमेशा याद रहता है। और बुक में से आप उसमें से अगर सही कर लोगे ना तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर एग्जाम में मान के चलो वो क्वेश्चन आ जाए और आप बुक में ना चेक करो, आपका यहाँ पे गलत होता है, बुक में चेक ना करो तो आप फिर कंफ्यूज होगे। बुक में आप वो देखकर सही कर लेना, तो आपका इस तरीके से लेवल बढ़ता जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कौन सा? इसमें देखो हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व, यानी जिले का नेतृत्व कौन करता है? जिले का नेतृत्व कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जिले का नेतृत्व कौन करता है? तो इसमें ऑप्शन देखो, इसमें है ऑप्शन डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, गवर्नर, म्युनिसिपल डायरेक्टर, यानी संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, राज्यपाल और नगर पालिका निदेशक। तो यानी जो जिले का नेतृत्व कौन करता है तो वो करता है डिप्टी कमिश्नर, यानी क्या कौन करता है? उपायुक्त, उपायुक्त यानी उपायुक्त होता है जो DC बोलते हैं हम, डिप्टी कमिश्नर, वो किसका नेतृत्व करता है? हर डिस्ट्रिक्ट का नेतृत्व करता है। अगर बात करें मंडल की, डिवीजन की, तो मंडल की कौन नेतृत्व करता है? आयुक्त, संभागीय आयुक्त भी बोल सकते हैं, आयुक्त या संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त नेतृत्व करता है, ठीक है। ये हमारे देश का विडंबना ही है, क्योंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो तो अपने देश का नेतृत्व करते हैं, देश का नेतृत्व अनपढ़, और एक जिले का नेतृत्व करने के लिए IAS, IPS, IPS, IAS जैसी परीक्षाएं पास करनी पड़ती है, ठीक है। यानी देश को चलाने के लिए तो अनपढ़ लोग, और एक जिले को चलाने के लिए
परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो यानी किसने कहता है जिले का नेतृत्व कौन करता है, तो उपायुक्त। अगर मंडल का आ जाए तो कौन करेगा, संभागीय आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर। अगर जिले का आ जाए ना तो कौन करेगा, डिप्टी कमिश्नर नेतृत्व करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, एक बार थोड़ी वीडियो भी चेक कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वृक्ष है, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है, मैंने बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट भी हो चुका है और बहुत बार करवा भी चुका हूं। अगर आज हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा रहेगा, राज्य वृक्ष या राजकीय वृक्ष। आ जाए हरियाणा की राजकीय मिठाई, अगर आ जाए राजकीय खेल, अगर आ जाए राजकीय पक्षी, अगर आज का है राजकीय पशु, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन कौन से इसमें देखो, राजकीय वृक्ष का पीपल, बाबुल, नीम, शीशम। तो कौन सा रहेगा, तो राजकीय वृक्ष रहेगा पीपल भी। अगर आज भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश, यानी गीता का उपदेश किसे दिया था, गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, और किस वृक्ष के नीचे दिया था, तो बरगद के वृक्ष के नीचे दिया था, बरगद के वृक्ष के नीचे, ज्योतिषर में। ये ध्यान रखना, लगभग बच्चों के ये बरगद का याद रहता है और बरगद ही सही करके आते हैं। लेकिन हरियाणा का राजकीय वृक्ष आ जाए वो कौन सा रहेगा, पीपल रहेगा। अगर राजकीय मिठाई आ जाए तो कौन सी रहेगी, जलेबी। राजकीय खेल आ जाए तो कौन सा है, कुश्ती। ठीक है, और पक्षी आ जाए तो कौन सा है, काला तितर, काला तितर। अगर पशु आ जाए तो कौन सा रहेगा, काला हिरन, काला हिरन। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है। हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति अधिक प्रचलित है, किस प्रकार की वनस्पति अधिक प्रचलित है। तो किस प्रकार की रहेगी वनस्पति अधिक प्रचलित है, अधिक प्रचलित है, किस प्रकार की वनस्पति अधिक पाई जाती है, तो ये है वर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियां। वर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियां, याद रख लेना। यानी किस प्रकार की वनस्पति हरियाणा में अधिक पाई जाती है, तो वर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियां। और आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा, देखो, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। यानी लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, और कौन सी है, लवणीय और अक्षारीय मिट्टी, अक्षारीय मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। ए ऑप्शन 2, 3 और चौथा ऑप्शन इसमें कौन सा है, काली मिट्टी, काली मिट्टी। क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन रहेगा लेटेराइट मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। ये है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, क्लास शेयर भी कर दिया करो कमेंट करके, तो आप बता रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्या करो भाई। तो ठीक है, आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। जैसे अपना एग्जाम, आपका एग्जाम और अपना एग्जाम आए ना, तो उस क्रैक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब की बार हरियाणा पुलिस की जो वर्दी है ना, वो हमारे कंधों पर होना चाहिए, स्टार है ना वो हमारे कंधे के ऊपर होना चाहिए। और जब मम्मी पापा आपको सलूट करेंगे ना, और जो कैप आपके सिर पे होगी वो आपके मम्मी पापा के सिर पे आप लगाओगे और आप उनको सलूट करोगे, तो वो एक अलग ही, वो कहते हैं ना, अलग ही समय होगा, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो मेहनत करते ही लगातार एग्ज़ाम भी होंगे, पेपर भी होंगे, लेकिन आपने आपको अच्छे से, जो अब टाइम चल रहा है ना, अच्छे से उसमें निखार के लेके आओ। और उन लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपके नेगेटिविटी लोग हैं ना, आपके पास आसपास नेगेटिव लोग हैं, उनसे बचो। क्योंकि जब क्रिकेट में आप देखते हो तो एक मनोरंजन के लिए देखते हो, लेकिन वहाँ से सीखने को बहुत मिलता है। क्योंकि अगर एक बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है ना, बल्लेबाजी कर रहा है ना, तो उसके आसपास 11 लोग ऐसे होते हैं जो इसको गिराने के लिए हमेशा तत्पर, एकदम तैयार रहते हैं।
तो वहाँ से कुछ सीखो। अगर एक इंसान मेहनत कर रहा ना तो उसके आसपास कितने लोग हैं जो इसको गिराने के लिए खड़े हैं। तो इसी तरह हर इंसान की लाइफ के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जो उनके आसपास होते हैं तो गिराने वाले ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे ना, वो कहते हैं ना, अपने ही पहुंचाएंगे। तो उनसे बच के रहना, अपनी मेहनत लगातार जारी रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा इसमें, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2019 में गूगल प्रतियोगिता में डूडल जीता था। गूगल प्रतियोगिता में 2019 के अंदर डूडल खिताब जीता था, किसने जीता था ये। ठीक है, अगर इस क्लास की अगर कोई बच्चा PDF लेना चाहे तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपना टेलीग्राम ग्रुप में लिंक जो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यानी 2019 के अंदर गूगल प्रतियोगिता में, ठीक है, डूडल जीता था। किसने जीता था? डूडल जीता था। तो ये किसने जीता था? दिव्यांशी सिंगल, दिव्यांशी सिंगल, हाँ दिव्यांशी सिंगल, सिंगल ने क्या जीता था? 2019 के अंदर गूगल प्रतियोगिता के अंदर डूडल खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन कौन सा? हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, यानी हरियाणा कला परिषद आर्ट कल्चर सेंटर हरियाणा के किस जिले के अंदर है? हरियाणा कला परिषद आर्ट कल्चर सेंटर हरियाणा के किस जिले के अंदर है? रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर आ जाए मिट्टी लवणता के अंदर तो वो कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर। मिट्टी लवणता के अंदर ये कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर रहेगा। करनाल में रहेगा। क्या रहेगा? मिट्टी लवणता के अंदर करनाल में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? किस भाषा में आपको ज्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा? यानी किस भाषा के अंदर हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा? हिंदी, उर्दू, ब्रज, पाली। तो किस भाषा के अंदर हरियाणा साहित्य अधिक नहीं है यानी कम है? तो पाली भाषा के अंदर हरियाणा साहित्य क्या है? बहुत कम मिलता है। पाली भाषा के अंदर हरियाणा साहित्य, पाली भाषा में हरियाणा साहित्य क्या है? बहुत कम मिलता है। अगर बात करें हिंदी साहित्य का पहला साहित्यकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का पहला साहित्यकार किसे माना जाता है? चौरंगीनाथ को। हरियाणा का हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो चौरंगीनाथ को माना जाता है। अगर आज हरियाणा का प्रथम राजकीय कवि कौन थे? प्रथम राजकीय कवि उदयभानु हंस। अगर आज उर्दू के पहले राजकीय कवि तो कौन थे? अनूप चंद आफ्ताब। ठीक है, लगभग बच्चे किसके साथ जाते हैं? अल्ताफ हुसैन अली के साथ जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी रहेगी? तो हिंदी रहेगी राजकीय भाषा। अगर आ जाए दूसरी भाषा कौन सी रहेगी? तो हरियाणा की दूसरी भाषा है पंजाबी। किसने घोषणा की थी पंजाबी किसने बनाई थी? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 के अंदर। अगर आ जाए इससे पहले 1969 के अंदर तमिल दूसरी भाषा किसने बनाई थी? तो बंसीलाल ने बनाई थी। बंसीलाल ने बनाई थी। किसने किया था? हरियाणा साहित्य किस भाषा के अंदर ज्यादा नहीं पाया जाता? तो पाली के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा भाषा में अपनी हास्य और व्यंग्य कविता के लिए जाना जाता है? हास्य और व्यंग्य कविता के लिए कौन जाना जाता है? हास्य और व्यंग्य कविता के लिए, हास्य और व्यंग्य कविता के लिए कौन जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा है। इसमें ऑप्शन है दयाचंद मैना, गजेंद्र वर्मा, सुरेंद्र शर्मा, सोनू निगम। तो कौन है ये रहेंगे सुरेंद्र शर्मा। भी बहुत अच्छे कलाकार थे सुरेंद्र शर्मा। हास्य और व्यंग्य कविता के लिए जाने जाते, बहुत अच्छी कविता और बहुत अच्छे चुटकुले ये कहते थे। और आपसे दूसरा क्वेश्चन यही है भी सुरेंद्र जो शर्मा इनका संबंध किस जिले से, संबंध किस जिले से है? कमेंट करके जरूर बता दें। दूसरा क्वेश्चन ये है। और अब जो बच्चे जिसने पहले क्वेश्चन के आंसर दिए उनके मैं नाम ले देता हूँ। बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं और लगातार आंसर दे रहे हैं। संजय चौरसिया, सुनील कुमार, मनीषा, नरेंद्र चूरा, अमीर बिश्नोई, दीपक कुमार, मनीष यादव, दिलबाग खिचड़, रविंद्र सैनी, नितेश
संदीप कुमार, पिंकी शर्मा, आंचल चौहान, तरुण चोकर, दिनेश चौहान और सुजाता देवी, इन बच्चों ने क्या दिया था, इन बच्चों ने सही आंसर दिया था। तो हास्य और व्यंग कविता के लिए कौन जाने जाते हैं, सुरेंद्र शर्मा जाने जाते हैं। अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, श्री दयाचंद मायना, श्री दयाचंद मायना, इन्हें क्या कहा जाता है, हरियाणा का जॉन मिल्टन, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, दयाचंद मायना को कहा जाता है। ठीक है, ये मायना गांव रोहतक से इनका संबंध अभी। ठीक है, अगर बात करें सोनू निगम की, पार्श्व गायक सोनू निगम, इनका संबंध कहां से रहेगा, फरीदाबाद से, फरीदाबाद से रहेगा। अगर बात करें तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन है गजेंद्र वर्मा का, गजेंद्र वर्मा का, इनका संबंध किस जिले से है, तो सिरसा से रहेगा। इनका पीछे से एक गाना था, बहुत अच्छा गाना था और काफी वायरल हुआ था, तेरा गाटा, यानी मेरा कुछ नहीं जाता तेरा गाटा, तो ये गाना काफी वायरल हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, नेकचंद सैनी खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, यानी नेकचंद सैनी किससे जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। तो नेकचंद सैनी किससे जुड़े हुए हैं, उपन्यास लाल पसीना, फिल्म चंद्रावल, साहित्य कार्य चीप का मोती और पत्थरबाग। नेकचंद सैनी, नेकचंद सैनी किससे जुड़े हुए हैं, तो नेकचंद सैनी की बात करें ना, तो नेकचंद सैनी किससे जुड़े हैं, तो पत्थरबाग से, पत्थरबाग से। देखो इसमें ऑप्शन क्या है, साहित्य से नहीं जुड़े हुए, उपन्यास नहीं लिखते, फिल्म नहीं बनाते, तो किससे जुड़े हैं, पत्थरबाग से। अगर बात करें इनकी, तो इनका जो रॉक गार्डन है ना, रॉक गार्डन कहाँ रहेगा, चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी, नेकचंद सैनी ने रखी थी। कब रखी थी, 1957 के अंदर रखी थी, और 1976 में क्या किया था, 1976 के अंदर सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, सरकार ने अधिग्रहण किसका, रॉक गार्डन का कर लिया, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन गार्डन भी कहते हैं, किसी कहते हैं रॉक गार्डन को कहते हैं, कहाँ रहेगा, चंडीगढ़ के अंदर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो पहले मैं जो पीछे क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास के अंदर, उसका बता देता हूँ। हरियाणा का प्रथम विपक्ष का नेता पूछा था, शायद मैंने अभी देख लेता हूँ, मैंने क्योंकि एक दो क्लास शूट करने के बाद मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि उस समय तक बच्चे लगभग सभी देख लेते हैं। हाँ नहीं, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ रहेगी, देखो पूर्व की तरफ उत्तर, और राजस्थान की बात करें तो किस तरफ रहेगा, दक्षिण और पश्चिम की तरफ रहेगा। ठीक है, अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में कौन सी पहाड़ियां रहेगी, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। और दक्षिण की बात करें, दक्षिण में कौन सी रहेगी, तो अरावली की पहाड़ियां दक्षिण में रहेगी। कुलताजपुर के अंदर 652 मीटर ऊंची चोटी इसकी रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा वर्तमान में, तो सिरसा रहेगा। अभी कितना क्षेत्रफल है सर जी, तो 4277 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटा जिला आ जाए तो कौन सा रहेगा, छोटा जिला तो फरीदाबाद, सबसे छोटा जिला फरीदाबाद रहेगा। ठीक है, इसका कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर रहेगा। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार किस जिले की है, तो फरीदाबाद की रहेगी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व किसका है, फरीदाबाद का, सबसे कम किसका है, सिरसा का रहेगा। ठीक है, अगर आज हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला था हिसार। और हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो वो रहता जींद। ठीक है, अगर आज हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे, तो 7 जिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के खालिस्तान में, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा की किस तरफ रहेगी, तो दक्षिणी की तरफ रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है, यानी जो क्या पूछा गया है, राम सेतु, जिसका दूसरा नाम क्या है, पाक जल मुरुड मध्य। ठीक है, और क्या है, आदम कपूर राम सेतु, सेतु समुद्र परियोजना, यानी राम सेतु पूछा गया है। राम सेतु समुद्र परियोजना किस किस है दूसरा नाम क्या, ये पूछा गया, तो उसका दूसरा नाम रहेगा पाक जल मुरुड मध्य, पाक जल मुरुड मध्य।
पाक जल डमरू, पाक जल डमरू मध्य रहेगा। किसका रहेगा? तो ये राम सेतु का दूसरा नाम रहेगा। किस किस देश के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। बच्चे क्या करेंगे, जब पाक का नाम आते ही क्या करेंगे, पाकिस्तान के जाएंगे। लेकिन इसका जो नाम है ना, वो किसने रखा था? इसका नाम रखा था रॉबर्ट पाक ने, रॉबर्ट पाक ने। इसलिए इसका क्या नाम देते हैं? पाक जलमरूड मध्य। किस किस देश के बीच में रहेगा? भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर आपसे पूछ ले जाए मैकमोहन रेखा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया, पीछे पूछा गया था ये तहसीलदार के पेपर में, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मैकमोहन रेखा रहेगी भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में। याद रख सकते हो, मोहन लगभग भारतीय लोगों का नाम क्या होता है? मोहन होता है। अगर मेक की बात करें तो मेक, तो चीनी यात्री के लगभग नाम किस पे होता है? मेक बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य रहेगी। अगर बात आ जाए रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, तो ये किस किस देश के बीच में है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा रहेगी? तो रेड क्लिफ रेखा। अगर आ जाए अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? तो टुरंड रेखा, अफगानिस्तान और भारत के बीच में टुरंड रेखा। किस किस के बीच में है? अफगानिस्तान और भारत के बीच में। कौन सी रेखा? टुरंड रेखा। अगर टुरंड रेखा क्वेश्चन पूछा जाए तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में। अगर रेड क्लिफ पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा पूछी जाए तो किसके बीच में रहेगी? भारत और चीन के बीच में। अगर पूछी जाए पाक डमरूद मध्य, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में रहेगा। ठीक है। हरियाणा गठन हरियाणा का गठन खालिस्तान 1966 को हुआ। तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को किसका गठन हुआ था? तो हरियाणा का गठन हुआ था। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, टफ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन हुआ। उस समय कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था भैया, भारत का 17वां राज्य बना था। किस संविधान संशोधन के अनुसार? 18वां संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है। कुल जो पंजाब का कितना हिस्सा मिला था? 34.18% हिस्सा मिला था। अगर कुल भारत का क्षेत्रफल कहा जाए तो कितना था? 1.34% हिस्सा मिला था। कितने जिले थे हरियाणा गठन के समय? तो 7 जिले थे सर। कितने जिले थे? 7 जिले से। कौन कौन से थे? गुरुग्राम, लिख देता हूं एक बार, गुरुग्राम। देखो ट्रिक रहेगी घर जेके में, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। ठीक है। देखो घर जेके में जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये 7 जिले थे हरियाणा गठन के समय। सबसे छोटा जिला जींद था, सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अगला क्वेश्चन कौन सा है जो मैंने पिछली क्लास के अंदर पूछा था? कौन सा क्वेश्चन था वो? मैंने पूछा था पाक पहली बार पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? पाकिस्तान का नाम पहली बार किसने दिया था? तो मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूं। अगर पाकिस्तान नाम की बात करें ना, पाकिस्तान नाम की, पाकिस्तान नाम की, पाकिस्तान नाम की बात करें ना, तो सबसे पहले प्रसिद्ध शायर इकबाल ने 1930 के अंदर इलाहाबाद अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, ये कांग्रेस का नहीं था, मुस्लिम लीग का अधिवेशन। इसमें क्या किया था? इकबाल ने, शायर प्रसिद्ध शायर इकबाल ने एक पृथक मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। यानी अलग राष्ट्र की मांग किसने की थी? पहली बार इकबाल ने की थी 1930 के अंदर इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर। अगर बात करें पाकिस्तान नाम पहली बार किसने दिया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र ने, जिसका नाम क्या था? रहमत अली, रहमत अली। यानी रहमत अली ने क्या किया था? पहली बार पाकिस्तान नाम दिया था। ठीक है। अगर बात करें फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 के अंदर लाहौर के अंदर अधिवेशन था। किसका था? लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था, इसके अंदर क्या किया था? इसके अंदर इन्होंने स्पष्ट कहा था भाई मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र, अलग देश बनाया ही जाएगा। यानी ये किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने।
यानी पहली बार पाकिस्तान नाम किसने दिया था, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रहमत अली ने। इनसे पहले मांग 1930 के अंदर किसने की थी, तो इलाहाबाद जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था उसमें एक प्रसिद्ध था इकबाल ने, और 23 मार्च 1940 को लाहौर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग राष्ट्र के निर्माण की मांग की थी पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए उपाधि दी गई थी। यानी लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था, लाला लाजपत राय को कहा जाता पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था, पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था, पंजाब केसरी कहा जाता था, पंजाब केसरी। और इनकी कर्म भूमि आ जाए तो कौन सी थी, कर्म भूमि तो कौन सी थी, हिसार थी। और हिसार के अंदर कहते हैं 1887 के अंदर क्या लेके आए थे, कांग्रेस की शाखा लेके आए थे। कांग्रेस की शाखा कौन लेके आए थे, लाला लाजपत राय। और 1892 की बात करते कहाँ चले गए थे, तो लाहौर चले गए थे। 1892 में कहाँ चले गए थे, लाहौर चले गए थे। ठीक है। अगर बात करें लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय की, तो वो भी कहाँ रहेगा, हिसार के अंदर रहेगा। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा, हिसार के अंदर रहेगा। इनकी कर्म भूमि कौन सी थी, तो इनकी कर्म भूमि हिसार थी। ठीक है। 1887 के अंदर कांग्रेस की शाखा हिसार के अंदर कौन ले गए थे, लाला लाजपत राय। और 1892 के अंदर ये कहाँ चले गए थे, लाहौर चले गए थे। और लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय भी कहाँ रहेगा, हिसार में रहेगा। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है, हरियाणा केसरी पंडित नेकी राम शर्मा को। नेकी राम शर्मा को क्या कहा जाता है, हरियाणा केसरी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, सितंबर 2019 में हरियाणा के हिसार जिले में किस एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं शुरू की थी। यानी सितंबर 2019 को हिसार के अंदर किस एयरलाइंस ने अपनी सेवा शुरू की थी, ये तो स्पाइस जेट ने। स्पाइस जेट ने पहली बार हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट पहली बार चली थी, हिसार से चंडीगढ़ के लिए। कब चली थी, 3 सितंबर को चली थी। ठीक है। पहली बार हिसार से चंडीगढ़ के लिए। और कौन सी एयरलाइंस थी, कंपनी थी, तो स्पाइस जेट थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, 1 दिसंबर 2019 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री दुष्यंत चौटाला। 1 दिसंबर 2019 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन थे, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला रहेंगे। ठीक है। आजकल ये गायब भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय सम्राट जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। यानी कौन से भारतीय सम्राट थे जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो कौन थे, देखो हरियाणा अगर 14वां विक्रमादित्य आ जाए तो कौन थे, तो एमू थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य बोलते, जिन्हें रेवाड़ी के शासक थे, जिन्होंने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। अगर बात आ जाए पहला विक्रमादित्य, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय सम्राट जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो कौन थे वो थे समुद्रगुप्त, भी गुप्त वंश के समुद्रगुप्त थे। ठीक है। यानी समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इनको विक्रमादित्य। ठीक है। अगर भारत का नेपोलियन आ जाए तो वो भी किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। यानी समुद्रगुप्त क्या कहा जाता था, विक्रमादित्य। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पहली बार किसने कहा था, विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने क्या कहा था, भारत का नेपोलियन किसे कहा था, समुद्रगुप्त को ही कहा था। ये किस वंश से थे, गुप्त वंश से थे। ठीक है। और गुप्त वंश के ही कुमारपाल ने क्या किया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना बिहार के अंदर कुमारगुप्त ने ही की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की। ठीक है। अगर बात करें ये उच्च कोटि के कवि थे, क्या थे, कवि भी थे। कौन, समुद्रगुप्त। एक सिक्के के अंदर वीणा बजाते हुए, इनकी वीणा बजाते हुए एक चित्र भी है इनका, सिक्के के ऊपर वीणा बजाते हुए चित्र किसका था, समुद्रगुप्त का था। ठीक है। अगर इनकी आ जाए ना, युद्ध इन्होंने जो जीते थे, उनकी जो युद्ध की जो जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो हरिसेन के प्रयाग प्रस्थिति, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रस्थिति के अंदर क्या मिलती है, समुद्रगुप्त के युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल के अंदर चीनी यात्री पहली बार, एक चीनी यात्री आया था, फान चीनी यात्री पहली बार किसके शासनकाल में आया था, समुद्रगुप्त के शासनकाल में। अगर आज अवेन सवांग, ये भी चीनी यात्री थे, ये किसके दरबार में आया था, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था चीनी यात्री अवेन सवांग। अगर जो फान
पहली बार चीनी यात्री पहली बार कब आया था, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारतीय कौन था 2019 के अंदर। 2019 के अंदर किसने जीता था नोबेल प्राइज, तो अभिजीत बनर्जी। किस में जीता था, तो अर्थशास्त्र के अंदर जीता था। और उनकी पत्नी भी थी इनके साथ, उनका क्या नाम था, एस्तर डुफ्ले। एस्तर डुफ्ले। इन दोनों पति पत्नियों ने क्या जीता था, तो नोबेल प्राइज जीता था। नोबेल प्राइज गरीबी उन्मूलन के लिए, यानी गरीबी दूर करने के लिए इन्होंने कार्य किया था, तो इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्ले को। इससे पहले भी अर्थशास्त्र के अंदर भारत के अंदर नोबेल प्राइज मिल चुका था। वो किसे मिला था, 1998 के अंदर मिला था अमर्त्य सेन को। 1998 के अंदर अमर्त्य सेन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, आप पक्का ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है नोबेल प्राइज से। अब की बार 2020 में किसको दी गई वो भी आप करंट के अंदर कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था, ठीक है, कम्युनिटी में लगाया था। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, इसमें ऑप्शन कौन सा है, देखो बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कर्क रेखा ना ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहला कौन सा रहेगा, गुजरात, फिर उसके बाद में कौन सा रहेगा, राजस्थान, उसके बाद में कौन सा, मध्य प्रदेश, फिर कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 4। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड, और झारखंड के बाद में कौन सा रहेगा, पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, यानी इन 8 राज्यों के अंदर से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अगर आज एक कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी है ना, माही नदी। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार कर्क रेखा को क्रॉस करती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो ऑप्शन में कौन सा था, बिहार। बिहार के अंदर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। आपको याद करना पड़ेगा 8 के 8। पहले देखो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भाई सबसे अधिक कौन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है भाई, कर्क रेखा के नजदीक कौन सी राज्य की राजधानी रहेगी, तो वो झारखंड की राजधानी रांची रहेगी। अगर दूर पूछ ले जाए तो कौन सी रहेगी, जयपुर। जयपुर जो राजधानी है ये कर्क रेखा से दूर रहेगी। दोस्तों ये थे हरियाणा जीके के और इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन। लाइट चली गई, आपको भी पता है बारिश का मौसम चल रहा है, तो क्लास से ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन है वो अगली क्लास में मैं आपको करा दूँगा। लाइट का पता नहीं कब आएगी, तो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बता देना और अपनी राय जरूर बताना। और टेलीग्राम ग्रुप है ना जो टारगेट गवर्नमेंट जॉब, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ज्वाइन पक्का कर लेना, वहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि हर रोज 25 क्वेश्चन आप करोगे ना तो महीने के 750 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे आपने अभी देखो कितनी तारीख हुए हैं 14 या 15 जून हो गई, ठीक है, यानी 14 जून हो गई, और अगली 14 जून तक आप 750 कवर कर जाओगे। यानी एक महीने के अंदर 750 क्वेश्चन आप टेस्ट देते हो। तो अगर 3 महीने के बाद में एग्जाम आ गए तो आप 2000 या 3000 टेस्ट क्वेश्चन उसमें से निकल जाओगे, तो आपका अच्छे लेवल बन जाएगा। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।